Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are lecture sessions of Information System Audit, a post-qualification course of Chartered Accountants. My number is 9899123008 and I can be contacted in this particular number for any feedback, or in case anybody needs a professional kind of a help, I can be contacted in this particular number. तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और द इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ टू मेक दिस लेक्चर सेशन इज़ टू मेक द स्टडी मटेरियल इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड ल्यूसिड। तो पहले हम पढ़ रहे थे इंटरनेट, और इंटरनेट में हम कुकीज़, पहला टॉपिक हमारा है कुकीज़। तो कुकीज़ क्या है? कुकीज़ जो है टेक्स्ट फाइल्स हैं बेसिकली। और ये क्या होता है कि जब हम इंटरनेट में ब्राउज़ करते हैं तो अगर हम किसी साइट में जाते हैं तो उस साइट को अगर हम नेविगेट करते हैं तो हमारी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस होती हैं। तो उस प्रेफरेंसेस अगर हम बार बार उस साइट्स में जा रहे हैं और बार बार हम उतना ही टाइम लगा रहे हैं, अपनी प्रेफरेंसेस, हमारी पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं, तो हमारी नेविगेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कुकीज़ इसलिए डेवलप की गई हैं कि कुकीज़ को हमें प्रेफरेंस पता चल जाए। यानी अगर हम किसी साइट में जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं किसी साइट पर, तो उस साइट की हमें उस साइट को हमारी प्रेफरेंस पता चल जाए कि हम क्या नेविगेशन करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, हमारा क्या हैबिट है, और वो साइट हमारा नेविगेशन सेशन इजी कर दे, यानी कि इंटरनेट सेशन इजी कर ले। सपोज़ हम किसी स्टोर में जाते हैं, स्टोर की साइट है और स्टोर की साइट में हम पर्टिकुलर टाइप की क्लोथ्स देखते हैं तो उसे वो पता होगा। अगर मान लिया सपोज़ हम किसी बुक स्टोर पे जाते हैं, इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, किसी पाइल्स ऑफ, कोई एक लाइब्रेरी है और वो ऑनलाइन लाइब्रेरी, हम पर्टिकुलर टाइप की बुक्स देखते हैं। सपोज़ हम उसमें एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, वो फिज़िक्स की बुक देखता है। फिज़िक्स में भी अगर वो मान लिया सपोज़ क्वांटम फिज़िक्स देखता है या कोई एक पर्टिकुलर एरिया देखता है, तो उस केस में क्या होता है कि कुकीज़ वो इन्फॉर्मेशन एक बार जब आदमी उसको जाता है, उस साइट को देखता है, दूसरी बार देखता है, तो कुकीज़ जो है उस वेबसाइट को ये इन्फॉर्म कर देती है कि ये पर्टिकुलर बंदे की ये प्रेफरेंस है। तो कुकीज़ क्या होता है कि एक कोई बेसिकली अगर कुकीज़ देखा जाए तो कुकीज़ जो है टेक्स्ट फाइल्स हैं, यानी सॉफ्ट बेसिकली फाइल्स हैं। और उससे क्या होता है कि वो क्लाइंट मशीन में सेव्ड रहती हैं, वो वेब सर्वर में नहीं रहती हैं। यानी याहू में अगर आप जा रहे हो और आप अपनी वेब ब्राउज़र से ब्राउज़ कर रहे हो तो आपकी मशीन में कुकीज़ सेव्ड होंगी। तो किसी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेशन में, HTTP सेशन में या इंटरनेट ब्राउजिंग सेशन में जो टेक्स्ट फाइल ब्राउजिंग करते वक्त आपके सिस्टम में सेव हो जाती हैं, ताकि आपके यूसेज पैटर्न के बारे में पता किया जा सके, तो उन्हें कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करती हैं, कुकीज़ केवल प्रेफरेंस बताती हैं। अब कुकीज़, पहला क्वेश्चन ये है कि कुकीज़ आपके सिस्टम में क्यों सेव होती हैं? वो इसलिए क्योंकि जो वेब सर्वर है उसमें हज़ारों लोग आते हैं, और कई बार क्या होता है एक सेशन के लिए एक बार ही आते हैं, और कई बार बंदा 2 बार आएगा, कई बार सालों में एक आध बार उसमें लॉगिन करेगा। तो हर एक का डेटा उसमें अगर कुकीज़ उसके सिस्टम में सेव करेगा तो क्लाइंट मशीन में भी कई लोग बैठ सकते हैं। तो वेब सर्वर में बहुत सारा डेटा हो जाएगा जो रिडंडेंट डेटा है, जो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वेब सर्वर क्लॉग ना हो, इसलिए से क्लाइंट मशीन में सेव किया जाता है। तो क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली जब डायल अप सेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका डायल अप सेशन ख़त्म हुआ, आपका IP एड्रेस दूसरे के पास चला गया, क्योंकि डायनामिक IP एड्रेस जो होता है किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं, लिमिटेड IP एड्रेसेस होते हैं, वो यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो मालूम पड़ा आप वोडाफोन के कस्टमर हो या किसी के कस्टमर हो और उसने एक पर्टिकुलर सेशन के लिए आपको एक IP एड्रेस
एलोकेट किया है, और सेशन के बाद ख़त्म हो जाता है, आप अगले 2 महीने तक इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते, और फिर उसके बाद उस बीच में वो आईपी सेशंस आईपी एड्रेस दूसरा बंदा यूज़ करने लगता है। तो अगर ये वेब सर्वर में कुकीज़ होंगे तो वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन बंदा, ये बंदे की प्रेफरेंस हर समय चेंज होती जाएगी, क्योंकि बंदा प्रेफरेंस जो होती है बंदा बेस्ड होती है। तो जो कुकीज़ सेव होनी चाहिए बंदे की, जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, उसके सिस्टम में सेव होनी चाहिए। तो ये लॉजिक है बेसिकली उसका। तो उसके सिस्टम में कुकीज़ जो है सेव हो जाती हैं। तो कुकीज़ जो होती हैं वो सबसे पहला है इंटरनेट सेशन के द्वारा के टाइम पर होती हैं। कुकीज़ टेक्स्ट फाइल होती हैं। कुकीज़ पर्सनल डेटा रिकॉर्ड नहीं करती हैं, और कुकीज़ जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती हैं, जैसे क्लाइंट का यूसेज पैटर्न, डेट, टाइम, कौन सी साइट विज़िट की, कौन सा पेज एक्सेस किया, उसके वेब ब्राउज़र की क्या प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ कुकीज़ रिकॉर्ड करती हैं। और कुकीज़ जो है जैसा मैंने कहा क्लाइंट के साइड में स्टोर हो जाती हैं। तो बेसिकली कुकीज़ हार्मलेस टेक्स्ट फाइल होती हैं, और बेसिकली जनरली ये होता है कि ये वायरस ट्रांसमिट नहीं करती हैं, लेकिन कई बार क्या है कि कुकीज़ के थ्रू ही हैकिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन जनरली क्या है, ये कुकीज़ जो है हार्मलेस फाइल्स नहीं होंगी। कुकीज़ पैसिव होल्डर होती हैं इन्फॉर्मेशन का, अगर बोला जाए तो, और उससे हम कोई कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। मतलब बाहर कोई हैकर है तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। वो पैसिव होल्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी आपके यूसेज पैटर्न को देखती हैं और अपने अंदर रिकॉर्ड करती रहती हैं, और कोई बाहर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी। तो आपका सिस्टम सिक्योर रहता है बेसिकली। लेकिन क्योंकि एक एडिशनल चीज़ आपके सिस्टम में आ रही है तो प्रॉब्लम तो आ सकती है। मतलब कुकीज़ हार्मलेस फाइल्स हैं, बट कई केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत कम केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हो सकती है। तो क्या होता है कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हैं, उनके अंदर ऑप्शनल सेटिंग होती है। तो अगर आप चाहो तो कुकीज़ को रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कुकीज़ को रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका पुअर हो जाएगा। और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस पुअर क्यों होगा? क्योंकि वो पैटर्न जो उन्होंने डिटरमाइन किया था और आपको आपके पेज की तरफ नेविगेट करने में हेल्प किया था, वो आपको हेल्प जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो एक आपको नए यूज़र की तरह ट्रीट करेगा, और नए यूज़र की तरह ट्रीट करेगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी। यूज़र अगर कहीं सिक्योरिटी वगैरह का खतरा हो तो यूज़र उसे डिलीट कर सकता है, कुकीज़ को अपने वेब ब्राउज़र से डिलीट कर सकता है। तो अब यहाँ पर भी कुछ इवोल्यूशन हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी कुकीज़ आ गई। तो पहले क्या होता था कि कुकीज़, आप किसी साइट में जा रहे हो तो टेक्स्ट फाइल आपके वहाँ आपके सिस्टम में ड्रॉप कर दी जाती थी। वो टेक्स्ट फाइल आपका यूसेज प्रेफरेंस रिकॉर्ड करती रहती थी। आप उस अगली बार याहू की या उधर की साइट में जाते थे तो आपका वो नेविगेशन स्टार्ट हो जाता था। ये हार्मलेस फाइल्स थी, ये वायरसेस नहीं वो करती थी, ये पैसिव होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, एक्टिव होल्डर नहीं थी, पैसिव होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन थी। आपका यूसेज पैटर्न देखती थी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी आगे नहीं ट्रांसमिट करती थी। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल्स थी और ये आपका पैटर्न देखा करती थी। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में, और आपके सिस्टम में ये रिकॉर्डेड रहती थी, ये टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में ड्रॉप कर दी जाती थी और आपके क्लाइंट के सिस्टम में रहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, थर्ड पार्टी कुकीज़ आ गई। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या थी? थर्ड पार्टी कुकीज़ में ऐसा होता था कि आपके सिस्टम में एक आईडी ड्रॉप कर दी जाती थी और उसकी प्रेफरेंस जो होती थी, सारी प्रेफरेंस पैटर्न जो है वो वेब सर्वर में रिकॉर्ड किया जाने लगा। तो वेब सर्वर में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी कि आपकी प्रेफरेंस पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें हैं क्या हैं, ये हो जाती थी। तो इसमें और एवोल्यूशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए किसी साइट में गए, याहू की साइट में गए, वहाँ कोई एडवर्टीज़मेंट चल रहा है। अब एडवर्टीज़मेंट सपोज़ वहाँ पर फ्लिपकार्ट का एडवर्टीज़मेंट है या फिर किसी और साइट का एडवर्टीज़मेंट है, सपोज़ हॉर्लिक्स का एडवर्टीज़मेंट है या फिर किसी कोई और चीज़ का एडवर्टीज़मेंट है। तो उस एडवर्टीज़मेंट जैसे ही आप यहाँ से सेशन लॉगिन कर उसमें जाओगे तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा
कि ये आपके सिस्टम की आईडी से आपको आइडेंटिफाई कर लेगा वो एडवर्टीज़मेंट। और फिर अगर आप उस एडवर्टीज़मेंट को क्लिक करोगे तो वो आपको नेविगेशन एक्सपीरियंस को हेल्प करेगा। तो ये थर्ड पार्टी कुकीज़ कहते थे। तो यानी कि अगर हम कुकीज़ को समराइज़ करें तो कुकीज़ जो है टेक्स्ट फाइल्स हैं और क्या कहते हैं वेब HTTP सेशन या वर्ल्ड वाइड वेब सेशन या इंटरनेट सेशन के टाइम पर कुकीज़ जो वेब सर्वर है वो आपकी क्लाइंट मशीन में कुकीज़ ड्रॉप कर देता है, इन टेक्स्ट फाइल को ड्रॉप कर देता है जो कि आपके ब्राउज़र एक्सपीरियंस को देखती हैं, पैटर्न को देखती हैं। पैटर्न को देखने के बाद आपको ब्राउजिंग में हेल्प कर सकती हैं, आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ में थोड़ा सा और इवोल्यूशन है। वो इवोल्यूशन ये है कि आपकी आईडी, आपकी क्लाइंट मशीन में कुकीज़ सारे पैटर्न नहीं रखती बल्कि एक आईडी दे देती है। और आईडी यूसेज पैटर्न आपका वेबसाइट याहू या कोई पर्टिकुलर जो भी गूगल है वो आपका यूसेज पैटर्न अपने वहाँ रिकॉर्ड करती है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो वो आपको बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देती है। इसके बाद हमारी स्टडी में एक्टिव-एक्स दिया गया है। तो एक्टिव-एक्स एक प्लगइन है जो हमने पहले भी पिछले सेशन में प्लगइन्स के बारे में पढ़ा। एक्टिव-एक्स भी एक प्लगइन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक प्लगइन आता है। ये पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। तो ये प्लगइन आता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे आप स्पेल चेक करते हो तो स्पेल चेक करने के लिए वर्ड में स्पेल चेक होता है और हम बहुत सी चीज़ों में और सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें स्पेल चेक होता है। लेकिन अगर आपको 10 जगह स्पेल चेक करने के बजाय इंटरनेट सेशन में, ब्राउजिंग सेशन में आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेक मिले, जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी वेब सर्वर से तो ऑटोमेटिकली मिले, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ब्राउज़र ही, वेब ब्राउज़र ही एक्टिव में, उसमें एक एक्टिव-एक्स इंस्टॉल्ड हो, यानी एक प्लगइन इंस्टॉल्ड हो जो वेब ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को बढ़ाए और वो क्या करे कि आपका स्पेल चेक वहीं पर कर दे। तो ये एक्सटेंशन है, ये हेल्प करते हैं, ये आपके प्रोग्राम को साइज़ को रिड्यूस करने में मल्टी वो फैसिलिटी एक जगह पर ला कर रख देते हैं। आपकी मल्टीपल प्रोग्राम्स में फैसिलिटी होने के बजाय आप वेब ब्राउज़र के साथ ही बंडल हो जाए। और बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव-एक्स जो छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल दें, जैसे VRML होते हैं, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो इसका एक अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है VRML का। तो ये VRML क्या होता है? 3 डायमेंशनल व्यू देता है किसी चीज़ का। सपोज आप उसमें एक कमरा बना लें, तो कमरे के अंदर रहकर आप किस तरह से चीज़ों को देखेंगे, एक मूवमेंट, एक वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग वो आपको देता है। तो एक्टिव-एक्स इसका भी काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है? 3 डायमेंशनल VRML यानी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ किए बिना उसका एक मॉडलिंग आपको दे सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि सपोज़ आपने एक फ़ाइल खोली, वेब ब्राउज़र में ही खोली है, तो एक तो ये है कि आप कॉपी पेस्ट करें और अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपने इंटरनेट से एक साइट में गए, वहाँ पर कोई आपकी प्रेजेंटेशन मिली। अब उस प्रेजेंटेशन को आपको चेंज करना है तो एक चीज़ होता है कि उसे सेव करें, पावर पॉइंट में ओपन करें और फिर उसके बाद उसे रीसेव करें और उसके बाद फिर उसे भेजें। दूसरा ये हो सकता है कि वेब ब्राउज़र में वो ओपन हो और वेब ब्राउज़र में ही उसको आप एडिट कर लें। तो ये सारी चीज़ें एक्टिव-एक्स देखता है। तो एक्टिव-एक्स कुकीज़ की तरह ही आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, प्लगइन्स हैं जो कि कंप्यूटर में प्रोग्राम के साथ एम्बेड हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या है, आपको हेल्प करते हैं। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, डेटा, कंप्यूटर कोड, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव-एक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप एक बार एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो
बार बार आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने पहले सेशंस में पढ़ा था कि अगर अब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने लगी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज़ आप वीडियो प्रोग्राम बना रहे हैं, वीडियो गेम्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो एक बार आपने हेलीकॉप्टर बना दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो वो आप तरह तरह के वीडियो गेम्स, तरह तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। यानी वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको ये नहीं देखना कि फिर से उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना। तो एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ है, और कहाँ यूज़ है? विंडोज़ में यूज़ है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ है। तो हमने दो चीज़ पढ़ी, एक पढ़ी कुकीज़ और एक पढ़ा एक्टिवएक्स, और ये दो एक्टिवएक्स प्लगइन्स है। कुकीज़ जो है एक टेक्स्ट फाइल है, और जो आपको हेल्प करती है, आपका एक वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में मदद करती है। और एक्टिवएक्स भी आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और इजी बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि वो क्या करती है, एक एक्सटेंशन और प्लगइन के रूप में काम कर लेती है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले क्या होता था कि वेब में पर्टिकुलर पेजेस थे, एक पर्टिकुलर नॉन डायनेमिक पेजेस थे। नॉन डायनेमिक पेजेस का मतलब अगर पेज आपके पास आया वो वैसे ही रहता था। अगर मान लीजिए सपोज़ आपने याहू के पर्टिकुलर पेज में गए, या कोई एक किसी कंपनी के पेज में गए और वो एक प्रोडक्ट बेचती है, तो वही पेज आपके पास आता है। डायनेमिक पेजेस नहीं होते थे। डायनेमिक पेजेस का मतलब ये है, अगर जैसे बैंक की साइट में गए और आपने बैंक से पैसा निकाला भी 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट बाद क्या है, बैंक में आप अगर अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो डिफरेंट दिखाई देगी 15 मिनट पहले से। तो ये डायनेमिक पेजेस है, ये डायनेमिक पेजेस जनरेट होते रहते हैं। और अगर मान लिया सपोज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सपोज़ आप फ्लिपकार्ट में कुछ ख़रीद रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी क्या प्रेफरेंस है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सपोज़ फ्लिपकार्ट आपसे मांगता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप देते हो तो एक डायनेमिक वेब पेज जनरेट होता है। मतलब वो स्टैटिक नहीं होता है, वो हर एक आदमी के लिए डिफरेंट होता है, हर एक सेशंस के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो डायनेमिक वेब पेज के केस में CGI का यूज़ होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस का यूज़ होता है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है कि नॉर्मल प्रोग्राम वेब सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करें, यानी क्लाइंट के सिस्टम में एक नॉर्मल प्रोग्राम एक डेटा फॉर्मेट को किस तरीके से वेब सर्वर को भेजे। तो क्या होता है कि वेब सर्वर, आप फ्लिपकार्ट में जाते हो, फ्लिपकार्ट एक फॉर्म भेज देता है आपको आपके कंप्यूटर में। वो फॉर्म आपके कंप्यूटर में खुल जाता है, उस फॉर्म में आप डेटा भेजते हो, तो वो फॉर्म नहीं जाता है वापस, केवल डेटा ही जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और वो फ्लिपकार्ट के पास चले जाता है। और फ्लिपकार्ट जो है उस डेटा को आपके इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रख लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेम, आपके पास एक वेबसाइट खुलती है, ब्यूटीफुल सी वेबसाइट खुलती है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती हैं, डिस्क्लेमर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें कुछ चीज़ें भरने के लिए होती हैं। जैसे नेम के बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी एज, उसके बाद ईमेल आईडी। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो क्या होता है कि केवल आपका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर बरोला आपका नाम है, आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, फला फला आपका एड्रेस है, आपका ये मोबाइल नंबर है, और वही पर्टिकुलर फील्ड्स को रिकम्युनिकेट करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये CGI के थ्रू होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस के द्वारा होता है। तो जो CGI स्क्रिप्ट्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं फॉर्म्स को वेब पेजेस में, और इससे क्या होता है, यूज़र जो है फॉर्म फिलअप कर सकता है, ऑर्डर बुक साइट में बैठकर ऑर्डर को बुक कर सकता है, और उसका ऑर्डर प्रोसेस हो सकता है।
तो ये डायनेमिक वेब पेजेस का जो कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले स्टैटिक वेब पेज थे काफ़ी साल पहले, उसके बाद डायनेमिक वेब पेजेस आए। तो ये डायनेमिक वेब पेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन गेटवे इंटरफेस उसे फैसिलिटेट करता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड वे में कॉमन गेटवे इंटरफेस को कहें तो वो कहें कि हम ये कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड मेथड है, और ये स्टैंडर्ड मेथड में क्या होता है कि एक डायनेमिक कंटेंट जनरेट होता है वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन का एक डायनेमिक कंटेंट जनरेट होता है। तो CGI अगर किसी वेब सर्वर में आपने इम्प्लीमेंट की है तो वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वेब सर्वर के बीच में और आपके कंप्यूटर के बीच में, जो कि जहाँ से कि वेब कंटेंट जनरेट होना है। तो इन प्रोग्राम को CGI स्क्रिप्ट्स कहते हैं या CGIs कहते हैं, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जनरली लिखे जाते हैं। वैसे ये किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल C हो सकता है, विजुअल बेसिक हो सकता है, किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर नॉन टेक्निकल वे में इसे समझाया जाए तो ये है कि आप yahoo.com में गए या फ्लिपकार्ट में गए या किसी और उसमें गए और वहाँ से एक पेज आपके उसमें आया, उसने एक पेज भेज दिया आपको और पेज आपके उसमें खुला, वो पेज वापस नहीं जाएगा, वो CGI स्क्रिप्ट आपके उसमें खुलेगी जिसे आप पेज के रूप में देखते हैं। उस पेज में आप अपनी डिटेल्स भेजिए, सबमिट करें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चले जाएगी, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो पेज वापस नहीं जाएगा क्योंकि पेज तो ऑलरेडी है। वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा वहाँ पर चले जाएगा। उसके बाद वो जैसे फॉर एग्जांपल आप जीमेल ओपन करते हैं तो जीमेल ओपन करने में एक पेज ओपन हो जाता है जीमेल का, तो जीमेल सबसे पहले अपना स्क्रिप्ट भेज देता है, उसके बाद आप डेटा फिलअप करते हैं और वो डेटा ऑटोमेटिकली चले जाता है। ये जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होता है ये CGI के थ्रू होता है, ये CGI है। CGI की तरह एक और चीज़ होती है ASP एक्टिव सर्वर पेज होता है। तो जैसा नाम है एक्टिव सर्वर पेज, तो सर्वर एंड में होता है। ये जो पेज जनरेशन होता है वो सर्वर एंड में होता है। आप अपना डेटा भेजते हो, सर्वर आपसे डेटा लेता है और आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके टेलर मेड पेज जनरेट करता है। CGI जो है क्लाइंट एंड में पेज, वेब ब्राउज़र में पेज होता है, लेकिन ASP जो है ये पहला तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड है, दूसरा ये है आपका सर्वर एंड में जनरेट होता है। तो आप अगर मान लिया कोई डेटा भेजते हो, मान लिया सपोज़ आप फ्लिपकार्ट में जाते हो और आपको पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, और पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती का मतलब ये है कि सपोज़ आपको 2 आइटम अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है आपको शूज़ अच्छे लग सकते हैं, आपको दूसरी चीज़ अच्छी लग सकती है, कोई हार्ड डिस्क अच्छी लग सकती है। तो सर्वर जो होता है वो एक पेज बना देता है। वो उसमें क्या होता है कि आपका ये लिखा आ जाता है कि ये शूज़ आपने ख़रीदा है, ये सर्वर आपने ख़रीदा, उन दोनों की फ़ोटो आ जाती है, उन दोनों के प्राइसेस आ जाते हैं, उन दोनों की क्वांटिटी आ जाती है। तो यानी कि ASP जो है CGI की तरह है, बस इतना डिफरेंस है कि ASP जो है सर्वर एंड में क्रिएट होता है। तो इसमें भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। बेसिकली ASP प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है और ASP जो है डायनामिकली जनरेट करता है वेब पेजेस को, ठीक CGI की तरह। और कैसे जनरेट करता है, यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन जाती है और उसी के उसमें पेज होता है। एक तरफ तो क्या हुआ, जीमेल ने हमें पेज भेज दिया और हमने उसमें डेटा डाल दिया, हमारे वेब ब्राउज़र में वो पेज खुल गया। और एक हो गया हम फ्लिपकार्ट में गए और फ्लिपकार्ट में जाने के बाद हमने उसमें डेटा डालना शुरू किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 10 आइटम अगर मैंने उसमें डिमांड किए तो मेरा एक पेज क्रिएट हो जाता है, उसमें टोटल आ जाता है और उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और वो पेज में देखता हूँ, कहता हूँ कि हाँ ये सामान मुझे चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मुझसे उस सामान पर मालूम पड़ा, अगर मुझे मैंने शूज़ नहीं ख़रीदने, एक पेज बन गया तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ तो शूज़ गायब हो जाता है उस पेज में से, बाकी फिर रीटोटलिंग हो जाती है। तो डायनेमिकली जनरेटेड पेज है वो, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो पेज है। तो ASP जो होता है एक्टिव सर्वर पेज होता है, सर्वर साइड में होता है और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और ये जो स्क्रिप्ट होती है वो सर्वर में रन होती है, वेब ब्राउज़र में नहीं होती है। और
HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हर जगह यूज़ होती है। HTML लैंग्वेज को यूज़ करके ये पेज जो है ब्राउज़र के पास भेजा जाता है। तो विजुअल बेसिक, जे स्क्रिप्ट इन पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमने आज पढ़ा CGI के बारे में और ASP के बारे में। CGI के बारे में यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस, ASP जो है आपका एक्टिव सर्वर पेजेस। उससे पहले हमने पढ़ा था कुकीज़ और ActiveX। कुकीज़ और ActiveX में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हमने पढ़ा था। और CGI और ASP के बारे में भी जो सिमिलैरिटीज़ वगैरह हैं वो हमने आज पढ़ा। तो आपके जो कुकीज़ हैं वो टेक्स्ट फाइल्स हैं, आपके पैटर्न रिकॉग्नाइज करती हैं, आपको हेल्प करती हैं नेविगेशन में। ActiveX है, वो प्लगइन्स हैं, वो आपकी नेविगेशन को इजी करती हैं। कैसे करती हैं? अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल स्पेल चेक करना है तो वो वेब ब्राउज़र में ही कर देंगी। उसके बाद अगर मान लिया सपोज़ आपको कोई फाइल ओपन हुई है, आपको उसको एडिट करना है तो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र में ही आप एडिट कर सकते हैं उसे। इस तरीके से प्लगइन्स हैं ActiveX में। इसी तरीके से CGI है, CGI और ASP डायनेमिक पेजेस के कॉन्सेप्ट्स को जो कि इंटरनेट ई-कॉमर्स में या इंटरनेट इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में, इंटरनेट डायनेमिक पेजेस में जहाँ पर डेटाबेस यूज़ होता है, उस पर्टिकुलर केसेस में के इन्वायरमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। In case of any feedback, please contact me at 9899123008. Thanks.